नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को पलायन करने में मज़ा आता है, इसीलिए लोग जाते हैं। जी हां दोस्तों, इसके बाद अब घिर गई है भारतीय जनता पार्टी। आरजेडी ने कहा है थोड़ा शर्म करो, और यहाँ पर अब आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर बड़ा झटका भाजपा को इस चुनाव में देने वाले हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में आलू और टमाटर की कीमत बढ़ा सकती है भाजपा की मुश्किलें, विपक्ष ने शुरू किया महंगाई को मुद्दा बनाना। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री के 1,25,000 करोड़ के पैकेज में से एक भी पैसा बिहार को नहीं मिला, ये बड़ा आरोप लगा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव में बड़ा नुकसान भाजपा और जेडीयू को होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। उप मुख्यमंत्री बोले, बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है, इसलिए लोग जाते हैं। राजद ने कहा शर्म करो। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों का एक दूसरे पर तीखा प्रहार करना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राजद ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सुशील मोदी यह कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की एक परंपरा रही है कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने में एक आनंद आता है, उनको अच्छा लगता है। किसी को ज्यादा कमाना हो, 2 जून की रोटी से अधिक कमाना हो तो बाहर जाता है। सुशील मोदी के इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी ने ट्विटर पर लिखा है, बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है, रोजी रोटी के लिए बिहारी पलायन नहीं करते। इन मानसिक रूप से दिवालिये सज्जन की माने तो बिहार वासियों को घर परिवार के साथ रहना काटता है। बिहारी मौज मस्ती के लिए पलायन करते हैं और मजे के लिए ही हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे गर्मी में लौट आए। क्या इनसे आप स्थिति सुधारने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो 15 साल बाद इस बेशर्मी से सच में मुकर जाएं? बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है, ये मानसिक दिवालिये आजकल आत्मनिर्भर बनने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब खोट इनकी सरकार में नहीं, बिहारियों में है जो आत्मनिर्भर नहीं बनते। उनके इस बयान के बाद विपक्ष के नेताओं ने सुशील मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आरजेडी के विधायक वीरेंद्र ने सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुशील मोदी तो खुद बिहार के नहीं है, ऐसे में वह बिहार के लोगों का दर्द कैसे समझेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर सुशील मोदी चुनाव लड़ते और जनता के बीच जाते तब तो उन्हें जनता का हाल पता चलता है, पर जो पिछले दरवाजे से सदन में जाकर राजनीति करते हैं तो जनता का दर्द कैसे समझेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में आलू टमाटर की कीमत बढ़ा सकती है मुश्किलें, विपक्ष ने शुरू किया महंगाई को मुद्दा बनाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में उछाल से सरकार की धड़कनें बढ़ गई है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाकर बढ़ते दामों को नियंत्रित करने की कोशिश की है, पर आलू और टमाटर अब भी लाल है। सरकार का मानना है कि प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने का उसके पास तंत्र है, पर आलू टमाटर पहुंच से बाहर है। इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकार की मुश्किल यह है कि विपक्ष ने अभी से महंगाई को सियासी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की है। इस मंत्रालय का प्रभार लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान के पास है। लिहाजा विपक्ष इस मुद्दे पर भाजपा, जेडीयू और लोजपा को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। कोरोना महामारी की वजह से लोग पहले ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव लीना नंदन ने कहा कि प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए निर्यात पर रोक लगाई गई है। इसके साथ मंत्रालय कई दूसरे कदम भी उठा रहा है। प्याज की कीमत पहुंच से बाहर होती है तो केंद्र सरकार के पास बफर स्टॉक भी मौजूद है। पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग दोगुने प्याज का बफर स्टॉक बनाया गया है। सरकार के पास इस साल करीब 1 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक है। पिछले साल 57,000 टन था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में से एक पैसा बिहार को नहीं मिला। जी हां दोस्तों, बिहार प्रदेश कांग्रेस की वर्चुअल रैली बिहार क्रांति महासम्मेलन में बुधवार को सांसद और बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बिहार में चुनाव आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी पैकेज देने घोषणा शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुंबई के सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिहार में प्रधानमंत्री के पिछले चुनावी घोषणा के 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में 1 रुपया भी बिहार को नहीं मिला। गोहिल ने कहा कि बिहार परिवर्तन की धरती है और बिहार के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है और इस बार मतदान की ताकत सबक सिखाने को तैयार है। नवनिर्वाचित महासचिव और केरल के प्रभारी तारिक अनवर ने कहा कि बिहार
बिहार में 15 साल में बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन जब समीक्षा की जाती है तो हकीकत कुछ और बयान करती है। उन्होंने कहा कि गंगा जमुना तहजीब में बिहार पला बड़ा है, यही कारण है कि ध्रुवीकरण की राजनीति को बिहार नकारता रहा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले सैनिक भाइयों की तरह ही बिहार में जीविका दीदी, आंगनबाड़ी कर्मियों और आशा कर्मियों ने कोरोना काल में काम किया, लेकिन बिहार की सरकार ने उनके वेतन को रोकने का काम किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से फिर पूछे 17 तीखे सवाल। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में एनडीए की सरकार पर विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आक्रामक रूप से बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों के मुद्दे पर फिर कई तीखे सवाल पूछे हैं। आरजेडी नेता ने एनडीए सरकार के विकास के दावों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है। 15 वर्षों की एनडीए सरकार बताएं कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गईं, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती। बिहार में आईटी पार्क और सेज क्यों नहीं बन सकते। तेजस्वी ने बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, लघु उद्योग, पर्यटन, नौकरियों, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर तीखे सवाल पूछे हैं। उनके सवालों में बिहार में नौकरियों में बिहारियों को आरक्षण देने के भी सवाल हैं। तेजस्वी ने हर सवाल के बाद जोर देकर कहा कि 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। तेजस्वी के सवालों से साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी और पलायन में भी बड़ा मुद्दा होगा। बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 15 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते। 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। 15 वर्षों की सरकार बताए कि बिहार में तमाम मछली उत्पादन संबंधित संसाधन होने के बावजूद मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकते। 15 वर्षों की नीतीश सरकार बताए बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर क्यों नहीं लगाए जा सकते। बिहार का दूध, घी, मक्खन, चीज, पनीर, खोया इत्यादि दूसरे प्रदेशों और देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता। बुनकर उद्योग, लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग के लिए क्या किया। बड़े पैमाने पर इन उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, बिहार को अब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया। सरकार विभिन्न विभागों में लंबित 4.5 लाख से अधिक रिक्तियों पर नियुक्तियां क्यों नहीं करती। नियुक्ति, भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया को पारदर्शी तथा नियमित क्यों नहीं करती। सरकार बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 90% नौकरी आरक्षित करने का प्रावधान करने वाली हमारी डोमिसाइल नीति की मांग स्वीकार क्यों नहीं करती। आपने 15 वर्षों में बिहार में कुल कितनी नौकरियां प्रदान की। 15 वर्षों में हुई कुल नियुक्तियों का जिलेवार और वर्गवार आंकड़ा प्रस्तुत करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में एक और खटपट। एलजेपी के बाद सबसे पुराने साथी अकाली दल ने दिखाए बागी तेवर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए के घटक दल एलजेपी की नाराजगी के बीच भाजपा को अब पुराने सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। शियत किसानों के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा नीति एनडीए सरकार से नाराज है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने परोक्ष रूप से बुधवार को भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसानों के हित के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती है। दरअसल उन्होंने संसद में पेश किए गए कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 विधेयकों को जबरदस्त विरोध किया और केंद्र सरकार से किसानों की चिंताएं दूर करने के लिए कहा। सुखबीर बादल ने कहा, शियद केंद्र से अनुरोध करता रहा है कि कृषि से संबंधित इन तीनों विधेयकों पर जब तक कृषक संगठनों, किसानों और कृषि मजदूरों की सभी आपत्तियों का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक वह इन्हें संसद की मंजूरी के लिए पेश नहीं करें। इससे पहले मंगलवार को पंजाब के फिरोजपुर से सांसद बादल ने लोकसभा से आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 के खिलाफ यह कहते हुए वोट डाला कि यह प्रस्तावित कानून किसानों के हितों के विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने बीते सोमवार को कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक, किसान मूल्य आश्वासन समझौता विधेयक और कृषि सेवा अध्यादेश और आवश्यक वस्तु विधेयक पेश किए। ये विधेयक अध्यादेशों के स्थान लेने के लिए पेश किए गए हैं। बादल ने कहा, इन विधेयकों को पेश करने से पहले उन्हें अपने सहयोगियों एवं कम से कम उन दलों से संवाद कर लेना चाहिए था जो निश्चित तौर पर किसानों की पार्टी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बढ़ाया दबाव, पूछा किसके साथ मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन मुद्दे पर बुधवार को फिर मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने ट्वीट किया, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। पीएम बोले, कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्ज लिया। फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने देश में अतिक्रमण किया। अब गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हुआ। तो मोदी सरकार बताएं कि वह भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ। इतना डर किस बात का।
राहुल ने यह सवाल तब किया जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सदस्य के सवाल पर बुधवार को संसद में बयान दिया कि पिछले 6 महीनों में चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई, जबकि मंगलवार को लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के साथ सीमा विवाद पर दिए बयान में कह चुके हैं कि चीन की तरफ से यथास्थिति बदलने का प्रयास किया गया। पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सर्वदलीय बैठक में कहा था कि भारतीय सीमा में न कोई घुसा है और न ही किसी ने कब्जा किया। दरअसल गलवान की घटना के बाद से ही कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। गृह राज्य मंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस ने कहा कि गलवान में शहीद हुए सैनिकों का अपमान है। चीन से लगी सीमा पर गतिरोध को लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस ने दावा किया कि चीन के आक्रामक व्यवहार के बावजूद सरकार उसके साथ कारोबारी रिश्ते बनाए हुए हैं और भारी भरकम कर्ज लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या दिल्ली हिंसा केस में कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर? हाईकोर्ट में सुनवाई आज। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम आंदोलन के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की दलीलों की सुनवाई करेगा। आपको बता दें, नागरिकता कानून को लेकर जारी प्रदर्शन के दौरान ही फरवरी महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। दलीलों में से एक ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जैसे कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इन पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप है। दलील में कोर्ट में कहा गया है कि इस कारण दिल्ली में दंगी भड़की और 400 से अधिक घायल हो गए। हालांकि कपिल मिश्रा ने नफरत फैलाने वाले भाषण देने से इनकार किया और उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा से खुद को दूर कर लिया। एक अन्य याचिका में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दंगों से पहले नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप लगाया गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने हमारे 20 सैनिक मारे, फिर पीएम ने उनसे 5,521 करोड़ उधार लेकर दिया मुंहतोड़ जवाब। ओवैसी का हमला। जी हां दोस्तों, लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए गलवान झड़प के बाद सरकार पर चीन से उधार लेने के आरोपों को लेकर तीखा हमला किया है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने गलवान में हुई हिंसक झड़प का मुंहतोड़ जवाब चीन से उधार लेकर दिया है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवा दी। उसके साथ अन्यायपूर्ण और निर्मम बर्ताव किया गया। 4 दिनों बाद 19 जून को प्रधानमंत्री ने चीन से 5,521 करोड़ उधार लेकर उसे मुंहतोड़ जवाब दे दिया। यह हमारे जवानों के बलिदान का अपमान है। इसके पहले ओवैसी ने बुधवार को इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा था। उन्होंने संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद ट्विटर पर पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में आपने कहा था कि किसी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं है और कोई घुसपैठ नहीं हुई है। फिर गलवान में हमने 20 बहादुर सैनिक कैसे खो दिए? उस रात क्या हुआ था? सरकार हमारे बंदी सैनिकों के बारे में सच क्यों नहीं बता रही है? आपने संसद को यह क्यों नहीं बताया कि आपने चीन से मांग की है कि एलएसी पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति जैसी यथास्थिति बनाए रखी जाए अथवा मौजूदा स्थिति को ही यथास्थिति माना जाए? बता दें कि 14 और 15 जून की दरमियानी रात में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों की हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। चीन के साथ अप्रैल मई से ही पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है, जो गलवान झड़प के बाद अपने चरम पर पहुंच गया था। हालांकि दोनों देशों का कहना है कि वो इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने को प्रतिबद्ध है। इसके लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है और अभी पिछले हफ्ते ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मॉस्को में मुलाकात की थी और स्थिति सुधारने के लिए 5 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस आज मनाएगी बेरोजगारी दिवस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की ओर से बुधवार को बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेसियों ने तैयारी की है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नोमान खान ने बताया, देश का युवा बेरोजगार हो रहा है, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, प्राइवेट कंपनियां बंद हो रही हैं, सरकार सरकारी भर्तियां नहीं निकाल रही है, भर्ती निकले तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं। आखिर देश का युवा क्या करे? आज इन सब का मुख्य कारण प्रधानमंत्री की जन विरोधी नीतियां हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इसीलिए प्रधानमंत्री के बेरोजगारों की आवाज सुनाई दे, इसलिए पूरे देश में युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली दंगों के मामलों में आज राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी दलों के नेता। जी हां दोस्तों, दिल्ली दंगों और पुलिस की भूमिका को लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, डीएमके नेता कनिमोझी और राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसकी जानकारी सीपीएम सांसद डी राजा ने दी। सीपीएम महासचिव डी राजा ने इस बात की पुष्टि की कि उनके साथ कांग्रेस के अहमद पटेल, सीपीआई के सीताराम येचुरी, डीएमके
की कनिमोझी और राजद के मनोज झा राष्ट्रपति से दोपहर 12:30 बजे मुलाकात करेंगे। राजा ने कहा, हम दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच और पूछताछ के संबंध में एक ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा, हम उन्हें यह भी बताएंगे कि क्या हो रहा है, हम उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध करेंगे। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक पूरक आरोप पत्र में दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार कुछ लोगों के बयानों का हवाला देते हुए मामले में अन्य कार्यकर्ताओं के साथ येचुरी का नाम भी लिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया से आंकी जा रही नेताओं की ताकत, देखें किसमें कितना है दम। जी हां दोस्तों, कभी दोस्त बनाने के लिए बना सोशल मीडिया का मंच अब वोटर बना रहा है। यकीनन कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव में रैली और सभाएं करने की इजाजत न होने के चलते नेता पूरी तरह से सोशल मीडिया के ही भरोसे हो गए हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वर्चुअल रैली के माध्यम से नेताजी जनता से संवाद कर रहे हैं और युवाओं को लुभाने के लिए तमाम तरह की रोजगार संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों एक नेता अपनी बात पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पेज पर जितनी बड़ी संख्या नेताजी के साथ जुड़ी होगी उतनी ही जीत का दावा मजबूत होगा। फेसबुक पर बिहार के राजनीतिक दलों के भी पेज हैं, जहां हर रोज राजनीतिक दलों की तरफ से दर्जन के करीब पोस्ट और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जबकि भाजपा और राजद के बीच पहले स्थान के लिए टक्कर का मुकाबला है, जिसमें तो राष्ट्रीय जनता दल का पेज 4.6 लाख के साथ दूसरे नंबर पर है। अगर तीसरे स्थान की बात करें तो 1.55 लाख के साथ कांग्रेस और 54,000 से अधिक लाइक्स के साथ जेडीयू का फेसबुक पेज है। वहीं फेसबुक लाइक्स के मामले में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा 5वें और लोजपा 6ठे नंबर पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन, कांग्रेस का आरोप, पीएम पैकेज से एक पैसा भी बिहार को नहीं मिला। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि कांग्रेस खुदगर्जी की नहीं बल्कि सेवा की राजनीति करती है। कहा कि जब एक दौर था जब बिहार की शुगर और राइस मिलें पूरे देश को चीनी और चावल देती थी। समस्तीपुर के पार्टी के बिहार क्रांति वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता की आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पीएम के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में एक पैसा भी बिहार को नहीं मिला। अब चुनाव आते ही फिर पीएम की घोषणाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार अपने सहयोगियों संग सत्ता में आई तो बिहार को बाढ़ और सुखाड़ के जंजाल से निकालने को जल प्रबंधन करेगी, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाएगी। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो देश में कोरोना बेलगाम कैसे हुआ और हजारों लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। ध्रुवीकरण की राजनीति को नकारता है बिहार। तारिक अनवर, नवनिर्वाचित कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि बिहार में 15 साल में बहुत कुछ किया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ। बिहार अब बदलाव चाहता है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता सुष्मिता देव ने सरकार पर जननी सुरक्षा और छात्रवृत्ति घोटाला करने का आरोप लगाते हुए महिलाओं से अपील की कि बिहार सरकार को उखाड़ फेंके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव सीट बंटवारे को लेकर चिराग ने बुलाई लोजपा की बैठक, नहीं हो पाया कोई फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। उधर सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और एलजेपी में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद अब दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों को बंटवारे को लेकर तकरार बढ़ने लगी है। इसी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं की अहम बैठक बुलाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य की करीब 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर दोनों पार्टियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। नेताओं द्वारा दल बदल के बाद पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। उधर चिराग कई बार राज्य के 243 विधानसभा सीटों में से 143 पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। हालांकि वो इस संबंध में अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाए हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चिराग ने पार्टी के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक के बाद पार्टी के नेता राजकुमार राज ने कहा, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और ना ही यह तय हुआ है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। जब हम किसी अंतिम फैसले पर पहुंचेंगे तो उससे सभी को अवगत करा देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया, प्रशांत समेत कार्यकर्ताओं ने की यूएपीए के तहत आरोपियों को छोड़ने की मांग। जी हां दोस्तों, कार्यकर्ताओं और अकादमिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के एक समूह ने बुधवार को कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल छोड़ा जाना चाहिए और असली दोषियों को सजा देने के लिए एक न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। एक संयुक्त वक्तव्य में समूह के सदस्यों ने आरोप लगाया कि असहमत होने वालों की लोकतांत्रिक आवाज को धीरे धीरे फंसाकर उन्हें दबाया जा रहा है। यह वक्तव्य जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 13 सितंबर को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आया है। खालिद पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। लेखिका और तत्कालीन योजना आयोग की सदस्य सैदा हमीद, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, वामपंथी नेता कविता कृष्णन, पत्रकार पामेला फिलिपोज और डीयूटीए की पूर्व अध्यक्ष नंदिता नारायण की ओर से संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है। वक्तव्य में कहा गया, असहमति की हर लोकतांत्रिक आवाज को धीरे धीरे दबाया
चलाया जा रहा है। इसमें छात्र, अकादमिक लोग, कलाकार, नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। हम इस जांच को तत्काल समाप्त करने की मांग करते हैं जो पूर्वाग्रह और दुर्भावना से ग्रसित है। वक्तव्य में कहा गया कि हम मांग करते हैं कि यूएपीए के तहत जिन कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज हैं उन्हें तत्काल छोड़ा जाना चाहिए और एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए ताकि दिल्ली में हिंसा के लिए जिम्मेदार असली दोषियों को सजा दी जा सके। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी श्रमिकों के मौत के आंकड़ों के मामलों में निशाने पर आई सरकार ने दी अब यह सफाई। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की मौत का कोई आंकड़ा उपलब्ध न होने की बात कहकर विपक्ष के निशाने पर आई केंद्र सरकार ने आज इस मामले में सफाई दी। सरकार की ओर से बुधवार को कहा गया कि जिलों में ऐसा डाटा एकत्रित करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि कई दशकों से स्थापित मानदंडों के अनुसार जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़े नगरीय निकाय के स्तर पर रखा जाता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।